नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक का 5th चैप्टर 5वां अध्याय प्राथमिक क्रियाएं आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारे इस अध्याय का तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है और इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो के आखिरी टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चा अगर उसे ध्यान से नहीं पढ़ता है या नहीं समझता है तो वो दिक्कत हो सकती है। अब ये नहीं है कि सीधे वीडियो के कोने में पहुंचकर उस टॉपिक को सीधे देख ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें स्टेप बाय फॉलो करके ही आखिरी तक पहुंचना है, तभी वो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जो हमारा पहला टॉपिक है, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। ठीक है, इसमें हमें यह समझना है बाजार के लिए, किसके लिए? बाजार मतलब कि नॉर्मली हमें समझना है, बाजार से कॉन्सेप्ट लेना है कि मार्केट के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो कौन सी खेती की बात कर रहे हैं हम? जो खेती पैसा कमाने के लिए की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, अनाज भी उगा रहे हैं, वो भी प्रॉफिट के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन जहां पर हम जिस खेती की बात कर रहे हैं वो मार्केट के लिए, खेती के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कौन सी खेती है? सब्जी और उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में मुद्रा मतलब पैसा मिलने वाली फसलें जैसे कौन सी हैं? सब्जियां, फल, पुष्प, फूल उगाए जाते हैं। वैलेंटाइन डे पर कभी फूल लेने गए हो? शायद आप बच्चा लोग, आप शायद ना गए हो, लेकिन आप बच्चा लोग एडवांस हो गए तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ वैलेंटाइन डे पर आप फूल लेने गए हो। वैलेंटाइन डे पर एक गुलाब का फूल का कितना कीमत होता है? बहुत ज्यादा कीमत होता है। और नॉर्मली आप कोई फूल माला भी लेने जाएंगे, उसका भी पूजा अर्चना करने के लिए, तो उसकी भी कीमत अच्छी खासी मिलती है। मतलब कि आप थोड़ा वेराइटी में जाइए, किसी को बुक्का देना हो आपको कि हाँ आप भेंट करने जा रहे हो, किसी को वो बुक्का देना है, तो वो काफी महंगा। सॉरी, अभी अजान चल रहा है, वेट करते हैं। अजान खत्म हो चुकी है, चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर नॉर्मली कि हम पुष्प वगैरह जो होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं। फूल वगैरह जो होता है, आप किसी नॉर्मली आप शॉप पर जाइए तो एक छोटा सा भी फूल होगा आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के लिए किया जाता है, पेट के लिए ही किया जाता है। वो हमें पैसा मिलेगा, उससे हम कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सीधा मतलब कि खाने पीने का फसल नहीं है, खाद्य फसल नहीं है। ये फसल कौन सा है? ये प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए फसल है। अब क्यों? इसका एक खासियत क्या है, ये नगरीय केंद्रों के पास जुड़ा होता है। देखो पैसा किसके पास होता है? गांव देहात में भी पैसा है, लेकिन ज्यादातर जो मार्केट होता है वो ज्यादातर पैसा अमीर लोग जो ज्यादातर होता है वो नगरों के पास रहता है, और वो उनको इस चीज की जरूरत है, इस प्रकार की चीजों की जरूरत होती है, भोग विलास के सामान की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो वो नगरीय केंद्रों के पास ज्यादातर ये जो खेती की जाती है, सब्जियां, फल, पुष्प वगैरह का, ये नगरीय शहरों के आसपास ही लगाए जाते हैं। शहरों के आसपास ही खेत वेत होते हैं और वहीं पर ये करे जाते हैं, और ये अच्छी शानदार यातायात व्यवस्था से उन नगरों से जुड़े हुए होते हैं, ताकि एक दिन में, एक रात में वो पूरा का पूरा वो सफर कर सकें। अगर हम इस कृषि की विशेषता की बात करें तो इसमें क्या होता है? गहन परिश्रम चाहिए, मतलब कि ज्यादा मेहनत चाहिए, अधिक पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब पैसा ज्यादा चाहिए इसमें लगाने के लिए। ठीक है, इस कृषि को हम बाजार वाली कृषि है, इसे हम ट्रक कृषि भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, ट्रक कृषि किसे कहते हैं? ट्रक कृषि वही होता है जो सब्जी फल फूल का किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसे ट्रक कृषि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नगरों तक, नगरों से सटे क्षेत्रों जो गांव होते हैं वहां से लेके एक रात में ही शहरों तक ये सब्जियां पहुंचाने का काम करती है ट्रक के माध्यम से, तो इसलिए ट्रक कृषि कहते हैं। और इनमें छोटे छोटे खेत होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते। ठीक है, ये इसका विशेषता है। अब इसका क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पश्चिम यूरोप है, यूएसए का पूर्वी भाग है, भूमध्य सागरीय प्रदेश है। और सबसे बड़ी बात, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि जो पुष्प क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है वो कौन जाना जाता है? वो नीदरलैंड है, यूरोप का एक देश है जो कि काफी ज्यादा जाना जाता है। अब देखो, ये हमने खेती बाड़ी का बात करा जिसमें हमें रोपड़ कृषि, गहन कृषि, ये हमने खेती की बात करी। लेकिन अब क्या है कि संगठन के आधार पर भी खेती को 2 भागों में बांटा जाता है। संगठन मतलब कि उसको चलाने वाले, खेती बाड़ी करने वाले कौन लोग हैं, एक क्या ग्रुप में काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इसे देखते हैं।
यही से क्वेश्चन आता है कि जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में अंतर स्पष्ट करिए, या फिर पूछ लेगा सहकारी कृषि की विशेषताएं बताइए, या पूछ लेगा सामूहिक कृषि की विशेषताएं बताइए। दोनों एक जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक, सॉरी, दोनों एक जैसा लगता है लेकिन इसमें काफी ज्यादा अंतर है। सहकारी कृषि क्या होता है? देखो, जब कोई कृषकों का ग्रुप, किसानों का समूह क्या होता है, अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा मतलब कि खुद की इच्छा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक संगठन बना ले, सहकारी संस्था, एनजीओ टाइप, ठीक है। जैसे कि बोलते किसान यूनियन बना लिया कोई, उन्होंने किसान एकता मंच बना लिया, और उन्होंने उस संस्था को बना लिया, सहकारी संस्था बना लिया, और उसे ही क्या कहेंगे, सहकारी कृषि। मतलब कि जब कृषकों का एक समूह अपनी खुद की इच्छा से लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है, कामकाज करता है, उसे क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है। अब क्या है सहकारी संस्था? अब देखो क्या बनाया इन्होंने ग्रुप मिलके, सहकारी संस्था बनाने, कोई भी इसका नाम दे देंगे। ये जो ये सहकारी संस्था होगा वो क्या करेगा, कृषकों की सभी प्रकार से मदद करेगा, चाहे वो बीज लेने के लिए हो, उर्वरक लेने के लिए हो, खाद लेने के लिए हो, सिंचाई के लिए, ट्रैक्टर के लिए, औजार लेने के लिए वो मदद कर सकता है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा कहां पर फैला, ये यूरोप में ज्यादा फैला, नीदरलैंड, बेल्जियम वगैरह में, और सबसे ज्यादा सफल ये जो सहकारी संस्था का, सहकारी कृषि का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा सफल हुआ है डेनमार्क, यूरोप में, ठीक है। और यहाँ का जो डेनमार्क देश का जो पूरा का पूरा जो कृषक है, प्रत्येक कृषक इस सहकारी संस्था का सदस्य है। अब दूसरा है सामूहिक कृषि। ये जो सामूहिक कृषि का है, ये कॉन्सेप्ट है यूएसएसआर का, यूएसएसआर, जो आज का हमारा रसिया है, रूस है, जो हम अपने पॉलिटिकल साइंस जब शुरू करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। यूएसएसआर वो पहले, सॉरी, जो हमारा आज का हमारा रूस है वो पहले काफी ज्यादा पावरफुल था 1990 से पहले, और वो यूएसएसआर में 15 देशों का एक ग्रुप था जिसका लीडर कौन था, रसिया था। तो ये हम उसी यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, रूस के नेतृत्व में जो 15 पूरे टोटल देश थे उनकी बात कर रहे हैं, वो था यूएसएसआर। तो सामूहिक कृषि कहां पे की जाती थी, यूएसएसआर में की जाती थी। इस कृषि का सिद्धांत क्या था, इसका सिद्धांत था कि उत्पादन साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज व सामूहिक श्रम पर आधारित होता। मतलब कि देखो, इनका मतलब ये था कि जो उत्पादन के जो भी साधन है, उसका जो भी, चाहे खेती बाड़ी हो, औजार हो, मशीन हो, कुछ भी हो, उसका जो सारा का सारा मालिकाना हक किसका, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरे समाज का है। मतलब कि यहाँ पे कौन सी बात की जा रही है, साम्यवाद, क्योंकि यूएसएसआर की विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। हम डिटेल से जानेंगे। साम्यवाद विचारधारा मतलब कि जहां पर सारा का सारा समानता से परिपूर्ण समाज हो, ठीक है। तो इनकी ये विचारधारा थी। अब इसकी विशेषता क्या थी, सभी कृषक अपने संसाधनों को मिलाकर काम करते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो भी कृषक के पास भूमि है, औजार हैं, मशीनें हैं, वो पूरे समाज का, उसका पर्टिकुलर उसका व्यक्ति का नहीं है, ठीक है। सभी कृषक अपने संसाधनों को मिलाकर काम करते थे, बोलते थे कि हमारा सबका ही है ये, ठीक है। और ये जब और थोड़ा बहुत क्या करते थे कि अपने लिए बचा लिया करते थे, रोजमर्रा के खर्चे के लिए, खान पान के लिए, ये थोड़ा बहुत बचा लिया करते थे, जो कृषि में जो अनाज पैदा होता था। जब इन्होंने एक टारगेट बनाते थे ये लोग कि इस टारगेट से अधिक ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रोडक्शन का क्या करेंगे हम, जो अधिशेष होगा, जो एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होगा, एक्स्ट्रा जो फसल आएगा, अतिरिक्त फसल जो पैदा होगा, वो हम अपने क्या करेंगे, सदस्यों में बांट लेंगे। देखो, ये अपना 2 प्रकार का कृषि है, अंतर स्पष्ट है। कहीं पे किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा अच्छे से। बहुत ईजी है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और एक जो फ्री फॉन्ट का नंबर पूछता है, कई बार एग्जामिनर खुश हो, अगर कोई उसके साथ कोई अच्छा घटना हो आप पेपर बनाते हुए, तो शायद वो खुश हो के बच्चा बोलते चल यार थोड़ा फ्री का नंबर दे देंगे। वो ये है खनन। खनन का मतलब क्या होता है, जो हम देखते हैं कि पेट्रोलियम है, गैस है, कोयला है, स्टील है, लोहा है, बॉक्साइट है, कुछ भी तमाम प्रकार के जो खनिज हमारे पास आज उपलब्ध हैं, उनका खुदाई के द्वारा बाहर निकालना। कहां पर है वो, हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे थे और ज्वालामुखी का जो अंदर का लावा था वो नीचे जमीन के अंदर पिघल गया, वो ठंडा हो गया,
पेड़ दब गए, पेड़ पौधे जब गए, जंगली जीव जंतु जब गए, तो उनको अब क्या हुआ, जब जो जंगली जीव जंतु दबे हैं उनसे पेट्रोलियम निकलेगा, ठीक है। जो पेड़ पौधा था उससे कोयला निकलेगा, जमीन के अंदर दबा ना, और जो क्या कहते हैं खनिज वगैरह है वो भी जमीन के अंदर, ज्वालामुखी का जो मैग्मा ठंडा होके अब पूरा ठंडा हो गया और उन्होंने चट्टान का रूप ले लिया है, वो भी जमीन के अंदर है। सोना वगैरह सब जमीन के अंदर, कई बार ऊपर भी पाया जाता है। तो हम इसका खुदाई करके ही ना निकालेंगे कि किसी तरीके से निकालेंगे, कहीं उड़ के तो नहीं निकालेंगे ना, खुदाई करके निकालेंगे। तो यही होता है खनन, ठीक है। फ्री का नंबर है। प्राचीन काल में जो खनिज का उपयोग होता था पुराने टाइम पर, बर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए, धाड़ धाड़ धाड़, तलवार बना लिए बढ़िया सा बाहुबली वाला, उससे लड़ रहे हैं, इस टाइप का बनाया करते थे, ठीक है। बस इतना ही लिमिटेड था, ज्यादा नहीं करते थे वहां पे। जैसे आज के टाइम पर मेट्रो बन गया है, मार्कर बना, चाबी का छल्ला बन रहा है, दुनिया भर का तमाम प्रकार का चीजें आ गया है, पंखा बन रहा है, मोबाइल में मेटल का यूज हो रहा है, ठीक है। बोर्ड के साइड में ये देखो ये मेटल लग रहा है, तो दुनिया भर का चीज वो जरूरत हो गया है। अब ये कब हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, फैक्ट्रियों का उद्भव हुआ, ठीक है। तो वहां पे उसके बाद में क्रांतिकारी उपयोग आए। क्रांतिकारी मतलब कि तेजी से उनका उपयोग बढ़ गया, ठीक है। अब खनन जो है, खनन भी एक आर्थिक क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप ही है ये एक तरीके से, क्योंकि हम इसमें प्रकृति से ही सीधे संसाधनों को प्राप्त कर रहे हैं। खनन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? एग्जामिनर 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपको पता है तो इजीली आप जवाब दे दोगे। आप अब वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है खनन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, मतलब खुदाई को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, मतलब कि हम कब कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में खुदाई कर सके, ठीक है, खनन कर सके। तो उसका एक है भौतिक, 2 कारण है, भौतिक कारण और दूसरा है आर्थिक कारण। भौतिक कारण क्या है कि जहां पर भाई खनन, जहां पे खनिज पैदा होगा वहीं पे तो हम खुदाई करेंगे ना, ठीक। जहां पर हमें लगेगा कि इसकी निक्षेप है, इसके अवशेष हैं, सोना का अवशेष है, अब हम इस घर में खुदाई करने थोड़ी लग जाएंगे। जब हमें लगा कि हाँ भाई सोने का अवशेष है तो फिर हम खुदाई करेंगे, क्यों करेंगे ना। तो वही है, जहां पर पता चलता है कि खनिज उपलब्ध है तो वहीं पर हम ये खुदाई कर सकते हैं, और अन्यथा कोई खुदाई करने का मतलब बनता ही नहीं है, वो घाटे का सौदा है, ठीक। आर्थिक कारण, अब खुदाई करने के लिए अब ऐसा तो नहीं है भाई हमें फावड़ा लेके आए, खच 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 मारे और सोना निकल के आ गया, ऐसा नहीं है ना। उसके लिए मशीनें चाहिए होता है, बड़ा बड़ा मशीन है, सर मजदूर चाहिए होता है, मजदूर भी तो खुदाई करेगा, और तमाम प्रकार की और चीजों की आवश्यकता होती है, तो पैसा भी चाहिए होता है इसमें, ठीक है। तो ये आर्थिक कारण भी खनन को प्रभावित करता है। खनन की विधियां क्या हैं, ठीक है। अब ये पूछता है भूमिगत खनन की विधियां, मतलब कि हम कितने तरीकों से खनन कर सकते हैं। देखो भाई, एक क्या है, जैसे कि ये सोच लो ये आपका जमीन है, ठीक है, ये जमीन है और यहाँ पे बच्चा लोग खेल रहा है, ये ठीक, यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहा है। अब क्या हुआ, नॉर्मली इसकी 2 विधियां हैं, एक धरातलीय खनन और एक है कुपिक खनन, ठीक। धरातलीय खनन समझिए, पहले ये पूछ लेता है एग्जामिनर कि भूमिगत खनन की विधियां क्या है, खनन की विधियां क्या है। तो सबसे पहले क्या है, धरातलीय खनन। धरातलीय खनन, धरातल मतलब जमीन, ठीक, क्या मतलब जमीन पर जो खनन हो रहा है, तो मतलब कि उसके लिए कोई ज्यादा बड़ा खुदाई नहीं कर रहा, नीचे एक ट्रॉली लेके गए, यहीं से उठा लिए, जो भी खुदाई उदाई करना थोड़ा सा वो ले लिए, और जो खनिज मिला हम जाके हो गया काम। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो खनिज वगैरह होता है जमीन के नीचे धंसा होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, अभी बच्चों को हटा दिया, यहाँ से खेल रहा था, अब यहाँ पे पूरा एक एरिया बना दिया ऐसा जहाँ पे कोई घूम नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है ना। तो यहाँ पर हमने सीढ़ियां बना दिया, और यहाँ पे हमने पूरा क्या करा, पूरा इसका गड्ढा खुदाई कर दिया। इस खुदाई के बाद क्या करेंगे, लिफ्ट बनाएंगे, और लिफ्ट बनाएंगे तो उसके अंदर क्या करेगा, एक व्यक्ति इसके लिफ्ट के माध्यम से नीचे जाएगा, और सोचिए यहाँ पर खनिज है इस वाले एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरिया में खनिज है तो व्यक्ति जाएगा यहाँ पे खनिज ये निकाल के लाएगा, फिर ये बाहर जाएगा। इसको क्या कहेंगे, कुपिक खनन। कुपिक मतलब कि कुप्पी जानते हो, जैसे कि तिकोना टाइप का हो गया, तो वही कुपिक खनन होता है। तो इसका दूसरा नाम भी किताब में देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पर ये लिफ्ट के माध्यम से जमीन में गया, और ये जमीन जहाँ पे खनन है यहाँ से ये उखाड़ा, यहाँ से ये लेके गया, और फिर ये अपना बोरिया बिस्तर लाद के फिर लिफ्ट पे चढ़ा, फिर गया, फिर आ गया। थोड़ा महंगा खनन है, खनन का महंगा प्रक्रिया है, डेंजर भी है, ठीक है, खतरनाक है, कई बार आग वाग लग जाए तो फिर कौन बचाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा एरिया है। तो कुल मिला के अभी हमारा ये
5वां जो अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं, वो अब खत्म हो चुका है। अगर इस अध्याय के दौरान किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और एक विद्यार्थियों के मन में बात होगा कि नोट्स भी हमें चाहिए। देखिए, नोट्स वगैरह आपको क्यों चाहिए? जब आपको सब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से और आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, बुक आपके पास है, तो खुद का नोट्स खुद बनाइए बेटा। देखो बच्चा, आप खुद का नोट्स खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूबर चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, और सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अलग पर्सपेक्टिव है और हमारा चैनल का अलग पर्सपेक्टिव है, हमारा एक अलग नजरिया है कि देखिए, अगर हम आपको नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? आप तो लिखा लिखा मिल गया और करके चले गए, लेकिन आगे क्या? अगर आप भविष्य में आईएएस का तैयारी करने जाएं या फिर किसी भी परीक्षा का तैयारी करने जाएं, बीए करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर भी नोट से पढ़ेंगे क्या आप? अपना नोट्स खुद बनाइए, अच्छे से बनाइए। किसी प्रकार का डाउट होता है, शक होता है, तो बिल्कुल बताइए, हम आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। बच्चा लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ये वीडियो, और क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच पाएगा। एक मुहिम है, जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा तो अधिक से अधिक लोगों का फायदा होगा। ठीक है, मानव विकास करेंगे हम। ठीक, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।